हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समय त्वरण ग्राफ क्या होता है और साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय और त्वरण का ग्राफ क्या है? जब x अक्ष पर समय को और y अक्ष पे त्वरण को अंकित किया जाता है तो इससे प्राप्त आलेख को समय त्वरण ग्राफ कहते हैं। तो इसके लिए आप बना सकते हैं x अक्ष पे समय, ये आपका t है, और y अक्ष पे आपका क्या होगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये हो जाएगा, मतलब त्वरण। अगर ये सेकंड में है तो ये किस में होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। अब अगर हम मान लें कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट O है और किसी क्षण अगर हम देखें वस्तु हमारी यहाँ पे है और एक नियत त्वरण से गति कर रही है। नियत त्वरण से गति करने का मतलब ये होता है वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ रहा है, तभी त्वरण नियत आएगा। मतलब हर एक स्टेप पे त्वरण का मान बराबर आएगा। जैसे a बराबर 1 मीटर पर सेकंड पहले पॉइंट पे आ गया और a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दूसरे पॉइंट पे आ गया। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी केसेस बनेंगी। तो इसको कहा जा सकता है कि ये नियत त्वरण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु एक नियत चाल से चल रही है। वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ रहा है, इसीलिए नियत त्वरण मिलेगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे माने कि कोई वस्तु है जिसका त्वरण a है, जो नियत है, नियत त्वरण से एक वस्तु a गति कर रही है और किसी क्षण t1 पर, यहाँ पे मान लेते हैं t1 पर इसकी स्थिति a और t2 पर इसकी स्थिति b है। यहाँ पे t2 है ना। अब यहाँ पे आप इसको और पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इसको मान सकते हैं c, इसको मान सकते हैं d। तो समय त्वरण ग्राफ आपको क्या कंक्लूजन देगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे समय त्वरण ग्राफ से, समय त्वरण ग्राफ से वेग परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इसके लिए किसी क्षण t1 तथा t2 द्वारा घिरे क्षेत्रफल को निकाला जाता है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अभी समझ पाएंगे किस प्रकार ये है। अब जब आप t1 t2 यानी कि समयांतराल द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेग परिवर्तन। कैसे मिलेगा? अब आप थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा v बाई टी, ये होता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं t को डेल्टा t भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने डेल्टा t लिख दिया और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा t है। अब यहाँ से डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू डेल्टा t, है ना। अब यहाँ पे ग्राफ से यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है वो a है, हमने यहाँ पे लिखा है। ये एक्सेलरेशन कितना है? a है। अगर ये एक्सेलरेशन a है तो ये भी ac का मान a होगा, या bd का मान कितना होगा? a होगा। तो ग्राफ से आपको क्या मिला? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू कितना? यहाँ पे आप लिखेंगे AC इंटू कितना? CD, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये आयत जैसा बन रहा है या वर्ग जैसा बन रहा है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC का मान A इंटू यहाँ पे CD का मान T2 माइनस T1। तो यहाँ से आपको मिल गया एरिया ABCD इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा T। और यही मान किसके बराबर है? क्योंकि A इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा V, इसलिए एरिया ऑफ
ABCD विल बी इक्वल टू डेल्टा V। कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई वस्तु एक नियत त्वरण से गति कर रही है तो किसी क्षण t1 t2 पर उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो होगा वो उस वस्तु के वेग परिवर्तन को दर्शाएगा। अब ग्राफ संबंधी कुछ और बातें आप लोग जान लीजिए। अगर समय विस्थापन ग्राफ या समय वेग ग्राफ या फिर हम यहाँ पे बात करें समय त्वरण ग्राफ, इन तीनों ग्राफ में अगर कोई सीधी लाइन x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो समय विस्थापन ग्राफ में आपको क्या मिल रहा था? समय विस्थापन ग्राफ से आपको मिल रहा था वेग क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। और ये संभव नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर समय विस्थापन ग्राफ से जो ग्राफ बन रहा है, जो सीधी लाइन बन रही है, वो x अक्ष के साथ अगर 90 अंश का कोण बनाती है तो वेग का मान अनंत होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग वेग ज्ञात करने के लिए समय विस्थापन ग्राफ में क्या निकालते थे? प्रवणता का मतलब ढाल, ये निकालते थे आप tan ऑफ थीटा, और यही किसके बराबर होता था? v के बराबर होता था। अब v का मतलब यहाँ पे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके? v बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v इंटू कितना? आप यहाँ पे लिखेंगे v की वैल्यू किसके बराबर होती है? d बाई टी। तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है? v के बराबर होती है, और v का मान डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो आप स्लोप निकालते थे। तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटिव। इसीलिए v का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यही केस अप्लाई होती है समय वेग ग्राफ में। समय वेग ग्राफ में अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो आप लोग समय वेग ग्राफ से दो चीज़ें कैलकुलेट करते थे। एक तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा कितना? डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ये मिलेगा। लेकिन इस स्लोप में भी एक्सीलरेशन जब आपने निकाला था तो a का मान किसके बराबर आया था? tan ऑफ थीटा के। मतलब tan ऑफ थीटा किसके बराबर है? डेल्टा v बाई डेल्टा टी के। तो अगर ये 90 होगा तो ये भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी इन्फिनिटिव हो गया, जो कि संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समय विस्थापन ग्राफ से अगर प्राप्त लाइन x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाती है तो वेग का मान अनंत होगा, जो कि संभव नहीं है। और ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे होगा समय और यहाँ पे होगा विस्थापन। और इसी प्रकार अगर समय वेग ग्राफ से प्राप्त लाइन x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाती है तो उसमें प्राप्त एक्सेलरेशन का मान अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और समय वेग ग्राफ से वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन भी नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पे कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ही आप निकालते थे विस्थापन निकालने के लिए, तो ये भी संभव नहीं होगा। और समय त्वरण ग्राफ में भी यही कंडीशन है कि यदि समय त्वरण ग्राफ से प्राप्त लाइन x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बना दे किसी क्षण पे, तो उसके द्वारा वेग परिवर्तन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे त्वरण होगा और यहाँ पे समय होगा। अगर एक लाइन कोई स्ट्रेट लाइन है, एक क्षण t1 पे ये x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, तो इससे वेग परिवर्तन निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, घिरा हुआ भाग चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्राफ से रिलेटेड, और ये आपका लास्ट ग्राफ था। अब हम आपको बताते हैं अगली टॉपिक, जिसमें आपको पढ़ना है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण, जिसमें आपको ये समीकरण निकालना है सरल गणितीय विधि द्वारा। तो यहाँ पे ये पहला समीकरण है। पहला समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है।
लेकिन गणितीय विधि से इसका किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, जो आपने तीनों इक्वेशन पढ़े थे 10th क्लास में या 9th क्लास में, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिली थी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा था, और एक मिला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होके मिलेगा। ये तीनों इक्वेशन तब के हैं जब वस्तु विरामावस्था से मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती थी, तब के लिए था। लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है वस्तु थोड़ी दूर से स्टार्ट हो, मूल बिंदु से स्टार्ट ना हो, तब इस कंडीशन में पहला समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना किसी वस्तु का t1 इज इक्वल टू 0 पर विस्थापन या स्थिति कह सकते हैं x0 तथा प्रारंभिक वेग कितना है, u है, तथा t2 इज इक्वल टू t समय पश्चात क्या हो जा रहा है, विस्थापन x तथा वेग v हो जाता है और यह वस्तु नियत त्वरण से गति कर रही है। अब ये हो गया आपका। अब इसमें आपने जब इतना लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि t बराबर 0 पर उसकी स्थिति ऑलरेडी कहाँ पे है, x0 पे। जैसे अगर हम बताएं तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, x0 यहाँ पे है, t समय के पश्चात x यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे वेग कितना है, u है, और यहाँ पे कितना है, v है। लेकिन वस्तु का जो त्वरण है वो नियत है। इसका मतलब ये कि वस्तु का वेग एक नियत दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा त्वरण की परिभाषा से आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इन दोनों के लिए आप अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे वेग परिवर्तन निकालना पड़ेगा। मतलब v माइनस यू बाई कितना, t2 माइनस t1। तो a इज इक्वल टू आपको मिला कितना, v माइनस यू, और यहाँ पे मिल जाएगा कितना, t। तो यहाँ से आपको मिला कितना, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आपको मिला कितना, u प्लस ए टी। ये आपका पहला इक्वेशन इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब आपको सेकंड इक्वेशन हम बता देते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए आपको औसत वेग की परिभाषा ध्यान में रखनी पड़ेगी और बाकी चीज़ें वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना एक वस्तु नियत त्वरण a से गति कर रही है, t1 इज इक्वल टू 0 पर इसकी स्थिति x0 तथा वेग u है, तथा t2 इज इक्वल टू t समय पश्चात इसकी स्थिति x तथा वेग v हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमने यही बताया था कि यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट O है, वस्तु यहाँ से चलना शुरू कर रही है, t समय के बाद यहाँ पे पहुँच रही है, पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुँच जा रही है, और यहाँ पे आपको इसकी वेलोसिटी v मिल रही है और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी u मिल रही थी। तो ये आपका क्या था, t1 था, ये t2 था। अब यहाँ पे औसत वेग की परिभाषा से औसत वेग
की परिभाषा से आप जानते हैं क्या होता है औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन। कुल विस्थापन कितना हुआ है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कितना, समयांतराल। कुल समयांतराल कितना लगा है, यहाँ पे आप लिखेंगे t2 माइनस t1। तो यहाँ से v बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कितना, t आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तिरछा गुणा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या, v बार इंटू कितना, t। ये हो जाएगा। या यहाँ से आप अगर चाहें तो ये एक्स नॉट को इधर भेजें, लेकिन हम लोग जानते हैं परंतु प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के लिए, अंतिम वेग के लिए औसत वेग कितना होता है, औसत वेग एक फार्मूला और होता है, v बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे u प्लस v बाई क्या, 2 ये होता है। इसलिए x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतने के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे रखेंगे कितना, u प्लस वी बाई 2 इंटू कितना, t। ये चीज़ जब यहाँ पे प्लेस करेंगे और आपको क्या मिला है, इक्वेशन आपने अभी प्रूव किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, परंतु v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसलिए x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू टी। ये चीज़ आपको मिल जाएगी गति के प्रथम समीकरण से। अब आपको यहाँ से मिल जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू टी। यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, और यहाँ पे t का मल्टीप्लाई है, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है। जब वस्तु कहाँ से स्टार्ट करेगी, जब वस्तु मूल बिंदु यानी कि x नॉट इज इक्वल टू 0 से गति प्रारंभ करेगी, से गति प्रारंभ करेगी, तब आपका ये इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो आप लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमने डिस्टेंस को यक्स कंसीडर किया है। अभी हमने बताया कि वस्तु हमारी मूल बिंदु से x नॉट दूरी से चलना शुरू कर रही है और कहाँ तक जा रही है, x तक। मतलब ये दूरी कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, t है। यहाँ पे वेग कितना है, u है, यहाँ पे वेग कितना है, v है। मतलब ये कि वस्तु ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है यहाँ तक, इसके बाद उसको देखा गया तब वो यहाँ से चलना शुरू कर रही है, जिसके लिए ये इक्वेशन आएगा। अगर मूल बिंदु से चलेगी तो ये इक्वेशन आएगा। अब हम आपको बताते हैं, तो अब हम आपको बता देते हैं गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण यानी कि मोशन का थर्ड इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन अब हम आपको बता देते हैं गति का तीसरा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई
सिंपल मैथमेटिकल मेथड। अब इसमें भी आप वही कंसिडरेशन करेंगे कि माना क्या t1 इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति कितनी है, x 0 तथा t समय पश्चात इसकी स्थिति कितनी हो जाती है, x हो जाती है। माना x इज इक्वल टू 0 पर वेग कितना है u तथा x पर वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण से हमें वस्तु का अंतिम वेग भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे औसत वेग की परिभाषा से फिर से चलेंगे। औसत वेग की परिभाषा से आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा v बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कितना, t2 माइनस t1, या आपको मिलेगा v बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कितना, t, या आपको मिला v बार इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, x इज इक्वल टू कितना, एक्स नॉट प्लस कितना, ये चीज़ इधर भेज रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा v बार इंटू टी। परंतु प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के औसत वेग के सूत्र से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v बार इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। v बार का मान, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। v बार का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, आपको यहाँ पे v बार का मान रखना है कितना, u प्लस वी बाई कितना 2, और आपको क्या मिला, इंटू टी। परंतु गति के प्रथम समीकरण से t इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई ए, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये चीज़ होती है, जब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे t के लिए, अतः क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यहाँ पे u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक ब्रैकेट में v माइनस यू है और दूसरे में v प्लस यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ये चीज़ बनेगी तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कितना 2a। अब एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a एक्स नॉट प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना 2a, या आप इसको लिख सकते हैं 2ax इज इक्वल टू 2a एक्स नॉट प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या यहाँ से इसको छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला कितना, यू स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a एक्स नॉट। यहाँ पे कॉमन कितना जाएगा, 2a,
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन x माइनस एक्स नाट। ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब वस्तु मूल बिंदु से चलना या गति करना प्रारंभ करेगी तब x नॉट विल बी इक्वल टू 0, देन आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या है कि इसमें आपको अंतिम वेग ज्ञात करना होता है, लेकिन आपको समय नहीं पता होता है। तो समय आपने कहाँ से निकाला? गति के प्रथम समीकरण से। बाकी सेकंड वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन दोनों किस पे बेस्ड था? औसत वेग की परिभाषा से हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको कैलकुलस मेथड से हम गति के इक्वेशन को बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।